Good afternoon. Myself, Virender Singh, Assistant Professor of Commerce, Government College, Satna. आयकर अधिनियम में आज का हमारा विषय है कृषि आय। कृषि आय को एग्जेम्प्ट इनकम की श्रेणी में रखा गया है। आयकर अधिनियम की धारा 2 उपधारा 1A के अनुसार कृषि आय में 3 प्रकार की आयों को शामिल किया जाता है। प्रथम, कृषि भूमि से प्रत्यक्ष कृषि क्रियाएं करते हुए प्राप्त उपज को बेचने से आय या उपज को बेचने योग्य बनाने से आय। द्वितीय, कृषि भूमि को किराए पर देने से, जहां किराएदार उस पर कृषि कार्य ही करेगा, उस लगान या किराए से प्राप्त आय। और तीसरा, कृषि भूमि से जुड़ी हुई मकान संपत्ति से आय, जिसका प्रयोग या तो रिहाइश के लिए किया जाता है या भंडार गृह में किया जाता है। इन तीनों प्रकार की आयों के जोड़ को कृषि आय कहते हैं। कृषि आय एक एग्जेम्प्ट इनकम है। 5,000 रुपए तक की कृषि आय को न तो आय में शामिल किया जाता है, न उस पर आयकर की गणना की जाती है। परंतु यदि कृषि आय 5,000 रुपए से अधिक है तो कृषि आय को एक बार करदाता की कुल आय में जोड़ करके कर निकाला जाता है और एक बार कृषि आय को एग्जेम्प्ट लिमिट के अंदर जोड़ करके कर निकाला जाता है। जो पहले कर आया था उसमें से ये दूसरा कर घटा दिया जाता है। उसके पश्चात जो कर बचता है उस पर सरचार्ज और एजुकेशन सेस की गणना की जाती है। कृषि आय को कृषि आय में शामिल होने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना आवश्यक है और वो शर्तें हैं। प्रथम तो वह कृषि भूमि भारत में स्थित होनी चाहिए। दूसरा, वह कृषि भूमि ग्रामीण आबादी क्षेत्र में होना चाहिए जहां की आबादी 10,000 से कम है। यदि आबादी 10,000 से ज्यादा है और 1 लाख से कम है तो उस क्षेत्र की स्थानीय सीमा से 2 किलोमीटर दूर वो कृषि भूमि होनी चाहिए। यदि आबादी 1 लाख से ज्यादा परंतु 10 लाख से कम है तो उसकी स्थानीय सीमा से 6 किलोमीटर दूर होना चाहिए कृषि भूमि को। और यदि आबादी 10 लाख से भी अधिक है तो उसकी स्थानीय सीमा से 8 किलोमीटर परे होना चाहिए कृषि भूमि को। कृषि भूमि पर प्रत्यक्ष रूप से कृषि क्रियाएं की गई होनी चाहिए, जैसे जोतना, बोना, सिंचाई करना, काटना और कृषि की उपज को निकालना, बेचने के लिए तैयार करना। कृषि भूमि से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई कृषि आय को ही कृषि आय कहेंगे। उदाहरण के लिए, कृषि फार्म पर मैनेजर जो कार्य करता है उस मैनेजर की यदि सैलरी उसे मिलती है तो उसको हम कृषि आय नहीं कह सकते, क्योंकि यह प्रत्यक्ष कृषि क्रियाओं से जुड़ी हुई आय नहीं है। कृषि आय की गणना, इन तीनों प्रकार के आयों की गणना 3 अलग अलग प्रकार से की जाती है। रेंट पर यदि कृषि भूमि को दिया गया है तो उस रेंट से कृषि आय की गणना अदर सोर्स की तरह की जाती है। और यदि कृषि भूमि पर उपज पैदा करके बेची गई है तो उसकी आय की गणना बिजनेस एंड प्रोफेशन की आय की गणना इस तरह की जाती है। और हाउस प्रॉपर्टी जो उसके कृषि से भूमि से जुड़ी हुई उसकी आय की गणना हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंतर्गत जो आय की गणना की जाती है उसकी तरह से की जाती है। कृषि भूमि में कृषि क्रियाएं करने वाले करदाता का हित होना आवश्यक है। या तो वह भूस्वामी हो या किराएदार हो या बंधकदार हो, इसके अतिरिक्त हित नहीं माना जाता। स्वतः उगी हुई घास, बांस, लकड़ियां बेचने से जो आय होती है उसको हम कृषि आय में शामिल नहीं करते, क्योंकि उसके लिए कृषि क्रियाएं नहीं की गई है। इस प्रकार कृषि आय एग्जेम्प्ट मानी जाती है, परंतु यह करदाता की कर दायित्व की जो कर गणना की दर है उसको बढ़ा देता है और कर दायित्व को बढ़ा देती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी करदाता की अन्य साधनों से आए कृषि इनकम को छोड़ करके, कृषि आय को छोड़ करके मान लीजिए
7,60,000 रुपये आय है और कृषि से उसे 90,000 रुपये आय मिलती है। एक बार इन दोनों आयों को जोड़ करके कर निकाला जाएगा 7,60,000 और 90,000 8,50,000 रुपए। कर की स्लैब्स के अनुसार 2,50,000 रुपए तक सामान्य परिस्थितियों में आय कर की मात्रा और शून्य है। अगले 2,50,000 पर 5% की दर से 12,500 और उससे आगे 5 लाख घटाने पर बचते हैं 3,50,000 रुपये। उस पर 20% की दर से 70,000 रुपये आयकर बनता है। कुल आयकर 70,000 जमा 12,500 82,500 बनता है। अब हम कृषि आय को एग्जम्प्ट लिमिट अर्थात 2.5 लाख में जोड़ करके कर निकालते हैं। तो इस प्रकार 2.5 लाख और 90,000 3,40,000 बनते हैं, जिसमें 2.5 लाख पर कर शून्य है और अगले 2.5 लाख के ऊपर कर की दर 5% होती है, लेकिन आगे केवल 90,000 रुपये उन पे 5% दर से 4,500 रुपये कर बनता है। 82,500 रुपये जो पहले कराया था उसमें से 4,500 रुपये कर घटा दिया जाता है। इस प्रकार जो कर बचता है वह 78,000 रुपये कर बचता है। इस पर सरचार्ज और एजुकेशन एंड हेल्थ सेस की गणना की जाती है। इस उदाहरण में सरचार्ज के योग्य आय नहीं है, इसलिए सरचार्ज नहीं लगेगा, परंतु 4% की दर से एजुकेशन एंड हेल्थ सेस जुड़ेगा जो 3,120 रुपये 78,000 रुपये पर बनता है। इसको जोड़ने के उपरांत जो 81,120 रुपये आता है उसको अदा करना करदाता का दायित्व बनता है। यदि करदाता ने पहले से कोई टैक्स चुका रखा है या टैक्स एट सोर्स डिडक्ट हो रखा है तो उसको यह घटा दिया जाएगा। बाकी अगर नहीं तो ये सारा टैक्स करदाता को अदा करना पड़ेगा। आज का हमारा विषय यही समाप्त होता है। धन्यवाद।